अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है। आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही बच्चे कि एक हाथ है जिससे एक स्प्रिंग को प्रेस किया जा रहा है, तो हाथ से फोर्स लगाई जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो न्यूटन कहता है कि ये जो फोर्स ए है जो बंदा लगा रहा है, इसको वो कहता है ये है एक्शन। ओके, और जाहिरी बात है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब इसको प्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग भी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ओके, और ये जो बी है ऑब्जेक्ट यानी स्प्रिंग, ये भी फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन। ओके, तो यही बच्चे न्यूटन थर्ड लॉ है कि जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी आपके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। ओके, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन, और जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो न्यूटन कहता है एक्शन और रिएक्शन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। यानी अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 10 न्यूटन। यानी दोनों की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसलिए साथ क्या लगाया जाता है, माइनस। माइनस का मतलब है दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। देखो हाथ ऊपर से नीचे लगा रहा है, स्प्रिंग नीचे से ऊपर लगा रहा है। तो ये बच्चे सिंपल वर्ड में कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन को देखें, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये देखो मैंने भी बताया, एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल, लेकिन दोनों की डायरेक्शन बच्चे क्या होती है, ऑपोजिट। तो ये है बच्चे हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो अगर मैं इसको यूं पढ़ी, इफ वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स on the second body also exert equal and opposite force on the first body। तो ये बच्चे हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज है, अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो बॉडी मूव कैसे करती है, ये बड़ा अहम सवाल है। और अक्सर बच्चे पूछते हैं कि अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो बॉडी मूव कैसे करती है। तो मैं इसके लिए एक लाइन लिखूंगा बस, कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज so they do not cancel each other, they do not cancel each other। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको फिर समझ आएगी बच्चे असल में ये बात क्या हो रही है। अब आप देखो बेटे, ये एक बॉडी है। ओके, एक बॉडी है इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है, 10 न्यूटन। इसी बॉडी के ऊपर एक और फोर्स 10 न्यूटन इधर से लग रही है। अब आपसे मैं पूछता हूँ ये किधर जाएगी। तो अब आपको पता है, अगर मैं नेट फोर्स निकालूंगा तो 10 न्यूटन राइट वाली, और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा -10। तो आंसर क्या आएगा, 0। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगी तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो ये बच्चे केस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन थर्ड लॉ की। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बच्चे हमारे पास एक ब्लॉक है, ओके, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। ये आपका हाथ है, मैं आपका हाथ यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपका हाथ है। इससे आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 10 न्यूटन फोर्स। ओके, ये आपका हाथ है जो एरो नजर आ रहा है। अब इस हाथ के ऊपर ये ब्लॉक भी रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये जो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है ये भी कितनी है, 10 न्यूटन। अब आप गौर करो बच्चे, तो ये जो आदमी है इसका जो हाथ है ये फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर एक, और ये जो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है ये भी हाथ के ऊपर लगा रहा है, कितनी, 10 न्यूटन। अब बेटे यहाँ पे जो ऊपर वाला केस ए है, इसमें एक ही ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो। ओके, लेकिन नीचे वाले केस में इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है जो कि कितनी है, 10 न्यूटन, और इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रही, ब्लॉक भी लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले केस में एक फोर्स लग रही है, नेट फोर्स 0 नहीं होगी। तो इस वजह से ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, मूव करेगा, इधर को मूव करेगा, राइट साइड पे, राइट साइड को मूव करेगा। हाँ, लेकिन एक काम और होगा, वो ये कि ये जो ब्लॉक है ये भी उसके हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसका हाथ भी पीछे की तरफ जाना चाहिए। ओके, इसका हाथ भी पीछे की तरफ जाना चाहिए, बैकवर्ड मूव करना चाहिए, लेकिन वो भारी होने की वजह से, इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से वो मूव नहीं करता। ये बच्ची असल वजह है
न्यूटन थर्ड लॉ में बॉडी को मूव करने में, क्योंकि एक ही फोर्स अमल कर रही है और दोनों फोर्सेस जो है वो डिफरेंट एक्ट करती हैं। ब्लॉक हाथ के ऊपर लगा रहा है और हाथ ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, ये चीज बेटे आपने याद रखनी है। केस ए और केस बी में फर्क है। उसके बाद बेटे छोटा सा टॉपिक है कि जो फोर्सेस हैं वो एक्ट इन पेयर्स। बेटे याद रखना, जितनी भी फोर्सेस है वो हमेशा पेयर में एक्ट करती है। कैसे? ये देखिए बेटे, आपको गन नजर आ रही है, फायर किया, ये फोर्स लगी आगे जिससे बुलेट आगे जा रही है, ठीक है। लेकिन आपको पता है गन पीछे रिकॉइल होती है। देखो बेटे, बुलेट आगे गई, आगे की तरफ फोर्स लगा रही है, लेकिन गन पीछे की तरफ। तो ये देखो, ये दोनों पेयर्स में एक्ट कर रही है, यानी एक होगी तो दूसरी होगी, एक नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। देखो ये बुक पढ़ी है, नीचे लग रहा है वेट। अब आपको पता है कि वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पेयर में। एक और एग्जांपल बच्चे अगर मैं दूं, हमारे पास एक रस्सी है, एक साथ मैस अटैच है और वो रस्सी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है। यानी अब बेटे याद रखना, वो फोर्स जो इसको सेंटर की तरफ लेके आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो ये भी, यहाँ पे भी हर फोर्स का एक ऑपोजिट फोर्स मौजूद है। ओके, एक ब्लॉक है, हमने पीछे पढ़ा, उसको हम इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो आपको पता है फ्रिक्शन की फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है। ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन की फोर्स। तो फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर्स। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो आप लोगों ने याद रखनी। तो ये बेटे दो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक थे, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट वीडियो में या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।